हेलो गाइस, आज हम फिर से मिल रहे हैं साइंस के न्यू चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको 10th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इजी वे में मिल जाएगा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। हम टाइम बिगाड़े बिना हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। देखिए, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। पेज नंबर 45, आपके स्टैंडर्ड 10th का जो पेज नंबर 45 है टेक्स्ट बुक का, उसमें प्रश्न 1 है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए, फर्स्ट कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो हम सभी जानते हैं मरकरी। सेकंड, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आंसर सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर तथा कॉपर। ऊष्मा की कुचालक होती है तो लेड तथा मरकरी, ये ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, आघातवर्तीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्तीय तथा तन्य का अर्थ हमें यहाँ पे बताना है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्तीयता कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हमें पता है, आपको पता है कि हम सोने को पिघला के वापस नया उसका गहना बना सकते हैं, चांदी से भी बना सकते हैं। तो ये सब धातु होती है आघातवर्तीय धातु है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, धातु को पीटना, इसको तो आघातवर्तीयता कहते हैं, पर उसको एक तार के रूप में खींचना, उसे बोलते हैं तन्यता। सबसे अधिक तन्यता होती है सोने में। पेज नंबर 51, प्रश्न 1, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आंसर देखिए, सोडियम और पोटेशियम जो होती है बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। ये क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम जो होती है ना, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है वायु के साथ अभिक्रिया करके। फिर प्रश्न नंबर 2 है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। उत्तर, भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। ये देखिए, आयरन प्लस भाप वाली H2O, ये दोनों आज जब आपस में क्रिया करेगी तो Fe3O4 बनेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन मुक्त होगी। सेकंड नंबर, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। कैल्शियम प्लस जल बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। फिर पोटेशियम प्लस जल बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मुक्त होगी और साथ में ऊष्मा भी मुक्त होगी। प्रश्न 3, ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। धातु ए, बी, सी, डी, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, इनके विलयन है और इसमें ये क्या अभिक्रिया करती है इसमें बताया गया। पहले ए के लिए देखते हैं हम, ये आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा पर कॉपर के साथ विस्थापन होगा। जिंक के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ बिल्कुल ब्लैंक है। फिर बी जो है वो आयरन के साथ में विस्थापन करेगा पर कॉपर के साथ में कोई भी विस्थापन नहीं है। जिंक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है, सिल्वर ब्लैंक। फिर सी भी आयरन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जो सी धातु है वो विस्थापन की अभिक्रिया दर्शाती है। फिर डी,
डी जो धातु है वो आयरन के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, कॉपर के साथ में, जिंक के साथ में और सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, मतलब डी जो है वो सबके साथ में न्यूट्रल है, किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं है। तो इस सारणी का उपयोग कर ए बी सी डी के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आंसर होगा बी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। फिर सेकंड, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमा युक्त भूरे रंग की कॉपर की। धातु बी को कॉपर सेकंड वाला जो है सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है। फिर थर्ड है, धातु ए बी सी ए डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा बी, उसके बाद में ए, उसके बाद में सी और इसके बाद में डी। इसी के साथ चलते प्रश्न 4 की तरफ हम। प्रश्न 4, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर देखिए यहाँ पे, जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है कौन? अभिक्रियाशील धातु। जैसे आयरन का हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए इसका अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो तत्व हमें मिलता है वो होगा फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन मुक्त होगी। H2SO4 में से SO4 निकल के आयरन के साथ जुड़ जाती है और हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए, जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे मलिन हो जाता है तथा विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। काले भूरे रंग के आयरन धातु विस्थापित हो जाते हैं क्योंकि जिंक फेरस से अधिक क्रियाशील है। अब जिंक की हम फेरस सल्फेट वाले लिक्विड से अगर क्रिया करवाते हैं तो जिंक के साथ में सल्फेट विस्थापित हो जाएगा और आयरन अकेला बच जाएगा काले भूरे रंग का। फिर देखिए पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। और थर्ड है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित होते हैं? सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये देखिए, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सोडियम जो है उसमें 281 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में 26, फिर 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैग्नीशियम में होते हैं 2। फिर सोडियम के जो 2 अणु हैं उनका एक एक अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के ये 8 अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, Na+ और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करेंगे तो Na2O बनेगा। और मैग्नीशियम में ऑलरेडी 2 है ही है इलेक्ट्रॉन, ये 6 के साथ में जब संयोग करेंगे तो MgO बन जाएगा। ऋणायन और धनायन, Mg के पास में 2 धनायन हैं, सोडियम के पास में एक एक ऋणायन है। ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके Na2O बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ऋणायन है तो एक एक धनायन 2 ऋणायन के साथ में जोड़ करके क्या बना देता है? Na2। और मैग्नीशियम के पास में तो ऑलरेडी 2 धनायन है तो ये इसके साथ में क्रिया करके MgO बना देगा। ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना है इसकी। फिर देखिए प्रश्न 2, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? उत्तर, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। पेज नंबर 59, प्रश्न 1, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भू प्रॉपर्टी
में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। फिर है अयस्क, जिस खनिज के से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं। फिर है गैंग, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है, जिसे हम कहते हैं गैंग। खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में डेफिनेशन हमने बता दिया, आपको लर्न कर लीजिएगा। इसी के साथ प्रश्न 2 है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना और प्लेटिनम धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और प्लेटिनम। प्रश्न 3, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनकी यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए MnO2 प्लस एल्युमिनियम की जब हम आपस में क्रिया करवाते हैं तो ये मैग्नीज जो अकेला रह जाता है और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऊष्मा निकालता है। फिर है पेज नंबर 61, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। धातु जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? तो उत्तर देखिए, जिंक ऑक्साइड में जिंक में नहीं होगी, मैग्नीशियम में होगी और कॉपर में नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक के साथ नहीं होगी, मैग्नीशियम के साथ नहीं होगी और कॉपर के साथ भी नहीं होगी। और कॉपर ऑक्साइड में जिंक के साथ भी होगी, मैग्नीशियम के साथ भी होगी और कॉपर के साथ भी होगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं ही कम अभिक्रियाशील धातु को उनके लवण विलयन के साथ में विस्थापित कर सकती है। फिर प्रश्न 2 है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित, सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सिल्वर है, ऑर्गन है और प्लेटिनम है, वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए संक्षारित नहीं होती है। प्रश्न 3, मिश्र धातु क्या होती है? 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु या फिर एक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कॉपर एवं सिंक, इस्पात आदि। अब हम टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर है लास्ट में उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। प्रश्न 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर। प्रश्न 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो आंसर होगा कैल्शियम। प्रश्न 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। प्रश्न 5, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया। एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। उत्तर देखिए, हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है, अतः छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ के फ्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। परीक्षण ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एवं एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ भी बल्ब जलने लगेगा, लेकिन अधातुएं भंगुर होती है। देखिए, ये रहा हमारा परीक्षण के लिए विद्युत परिपथ। ये बैटरी है, बैटरी के एक पार्ट को अपन बल्ब से जोड़ेंगे और दूसरे पार्ट को
क्लिप से जोड़ेंगे। फिर ये क्लिप में यहाँ पे स्विच है, क्लिप जांच के लिए धातु का टुकड़ा, इन क्लिपों के बीच में हम धातु का टुकड़ा डालेंगे तो हमें पता चलेगा अगर धातु के टुकड़े में से होते हुए लाइट जाती है तो समझिए कि वो धातु है, नहीं तो अधातु है। इससे पता चलता है धातु विद्युत की सुचालक है या कुचालक है। फिर प्रश्न 6 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो देखिए, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है ये तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि कॉपर और ऑर्गन जो है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी क्योंकि धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होती है। कौन कौन सी कर देती है हाइड्रोजन को विस्थापित? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है हाइड्रोजन से, लेकिन कॉपर और सिल्वर ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। प्रश्न 8, किस धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए अशुद्ध धातु M का शुद्ध धातु M की पतली पट्टी, अशुद्ध धातु M का एनोड, शुद्ध धातु M की पतली पट्टी कैथोड और विद्युत अपघट्य M धातु का अम्लीकृत लवण विलयन। प्रश्न 9, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आई लिटमस पत्र पर ऊपर की अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये देखिए परख नली है, सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला और बर्नर, गैस एकत्र की है। फिर देखिए उत्तर ए, सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा और आई लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता है। नीले रंग के आर्द्र लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाएगा। बी का देखिए, ये S प्लस O2 मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे, SO2 प्लस H2O मिलकर H2SO4 सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण होगा। फिर प्रश्न 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे हम घर में भी यूज़ करते हैं, एक तो हम उसे पेंट कर दे और दूसरा यशद लेपन द्वारा। इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है जिससे कि लोहे पे जंग ना आए, या फिर पेंटिंग द्वारा। प्रश्न 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती है। अम्लीय ऑक्साइड वाली होगी SO2, CO2, NO2 और उदासीन ऑक्साइड वाली होगी H2O और CO। प्रश्न 12, कारण बताइए। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो प्लेटिनम सोना और चांदी है ना, ये वातावरण में मुक्त रह सकती है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्द संरक्षित नहीं होते हैं और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातु सर्वोत्तम आघातवर्धी और तन्य भी है कि हम इसको कभी भी तोड़ मरोड़ के किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। फिर सेकंड है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये बाहर वायु के साथ क्रिया करके इसमें से हाइड्रोजन निकलता है जिससे वो जलने का डर रहता है। ये देखिए, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले रखने पर आग पकड़ लेती है। इन्हें सुरक्षित रखने पर अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही ये धातुएं जल के साथ तेजी से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती है और उत्सर्जित हाइड्रोजन जलने लगता है। फिर तीसरा देखिए, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसी का आंसर देखिए,
क्योंकि बर्तन के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से भी बचाता है। फिर डी नंबर वाला प्रश्न है हमारा, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान रहता है। किसी भी धातु को उसके कार्बोनेट या सल्फाइड की तुलना में उसके ऑक्साइड जो होंगे ना उससे प्राप्त करना ज़्यादा इजी रहेगा, इसीलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो आंसर देखिए, तांबे के ऊपर आर्द्र वायु तथा CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है जो क्षारकीय प्रकृति की होती है। अब क्षारकीय प्रकृति की अगर हो गई है, इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन जल्दी से साफ हो जाते हैं। तांबे के ऊपर क्या होगा, हवा के कारण क्षारकीय परत जम जाएगी, क्षारकीय परत के ऊपर जब हम अम्लीय चीज़ें डालेंगे तो वो उदासीन हो जाएगी और बर्तन साफ हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट प्लस साइट्रिक एसिड इक्वल्स टू कॉपर साइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फिर है प्रश्न नंबर 14, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। उत्तर, धातु और अधातु में अंतर आपको लिखना है, आप मेंशन कर लीजिए धातु अधातु। ये देखिए, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। सेकंड, धातुएं तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, और जो अधातु होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। फिर धातुएं अपचायक होती है और अधातु जो होती है वो उपचायक होती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, अधातुएं जल से या भाप को अभिक्रिया नहीं करती, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती है। सभी धातुएं हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं बनाती, केवल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जैसे क्रियाशील तत्व बनाती हैं। सभी अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। प्रश्न 5, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने व मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई निसंदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको बताने जा रही हूँ। वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वा रेजिया का विलियन है जो 3:1 में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है। कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। इस्पात जो है लोहे का मिश्र धातु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जल से अभिक्रिया नहीं करता है जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। इसी वजह से गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लोहे का
नहीं होता है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपको जो मैंने प्रश्न समझाए हैं वो प्रश्न भी आपको समझ में आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये चैप्टर समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।